अब ये कुछ अन्य उपयोगी बिंदु आ रखे हैं, इनको हम कर लेते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर वो पॉइंट है जो कहीं ना कहीं एग्जाम वगैरह में पूछे हुए हैं और थोड़े से इंपॉर्टेंट से। देखो, सर्वाधिक पारद कहाँ पे मिलता है? तो स्पेन में अल्माडेन की जो खान है, अल्माडान खान, वहाँ से प्राप्त हुआ करता है। ठीक है, पारद जो होता है वो लोहे के अतिरिक्त और कोई भी मेटल हो उसके साथ चिपक जाया करता है। इसलिए पारद का जब शोधन हो रहा हो, उसका संग्रह हो रहा हो, तो धातु के बर्तनों का हम उपयोग ही नहीं करते। पारद के 8 संस्कार थे औषध कर्म हेतु। ठीक है, तो उन 8 संस्कारों में जो 1 से 5 तक संस्कार है उनमें पारद दोष मुक्त हो चुका होता है। लास्ट के जो 3 संस्कार हैं उनसे पारद की बल और तेज की वृद्धि हुआ करती है। संस्कार करने के लिए पारद का हम कितनी मात्रा का ग्रहण करें कम से कम? तो इन्होंने एक रेंज दे रखी है कि आधा पल से और 2000 पल तक ले सकते हो। हाफ पल से 2000 पल तक, ये रस रत्न समुच्चय की बात है। तो एग्जाम में पूछता है कि मिनिमम कम से कम कितनी लेनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी लेनी चाहिए एक बार में संस्कार करने के लिए, तो ये बता रखी है। इसके अलावा एक रस तरंगणी का भी ओपिनियन है जो थोड़ा फेमस है। रस तरंगणी बोलती है 1 पल से 100 पल तक लेना चाहिए। उसकी रेंज जो है वो है 1 पल से 100 पल, 1 to 100। जैसे 1 से 100 तक की गिनती गिनते ना, तो 1 से 100 लेनी चाहिए। दोनों एग्जाम में मिलती है तो रस रत्न समुच्चय का ही प्रेफरेंस लगता है पहला। और बाकी अगर अलग अलग मिलती है तो आप चूज कर ही सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। एक होता है मूर्छन, एक होता है मूर्छना। मूर्छन संस्कार है, तीसरे नंबर का संस्कार है। संस्कारों के नाम, उनकी सब चीज़ें मैं आपको पहले ही याद करवा के आ चुका हूँ पीछे। ठीक है, तृतीय संसार है, इससे नैसर्गिक दोष दूर होते हैं, अभ्यंतर प्रयोग अभी भी पारद का संभव नहीं हुआ होता है। लेकिन मूर्छना जो संस्कार है, मूर्छना संस्कार से निश्चित व्याधिनाशक गुण पारद में उत्पन्न हो जाता है और इसका इंटरनल यूज पॉसिबल हो जाता है। दोनों डिफरेंट है, मूर्छन और मूर्छना। जारण और जारणा क्या है? जारण में क्या है? पारद गंध आदि द्रव्यों को जारण कर देते हैं, इसलिए जारणा है। तो इस तरह पचाते हैं उसमें कि पारद के अंदर मान लो आप गंधक मिला दो, फिर भी पारद के वजन में कोई बढ़ोतरी ना हो, उतने का उतना रह जाए, तो वो जारणा होगा। ठीक है, चरक संहिता में एक रसायन आता है, याद है जब हम चरक संहिता चिकित्सा स्थान करते हैं, आपने कभी पढ़ा हो तो, बाबा आमले का च्यवनप्राश खाकर हरा हरा हो गया, तो बा ब्राह्म रसायन 1, ब्राह्म रसायन 2, ये पहले ही पाद में आया करता है। ठीक है, तो उसमें जो पहला वाला ब्राह्म रसायन, 2 ब्राह्म रसायन है, उसमें जो ब्राह्म रसायन प्रथम है उसमें जो है तांबे की कढ़ाई में उसका यूज हो रखा है। ताम्र धातु, तांबे की कढ़ाई वगैरह में बनाते तो ताम्र धातु का उसमें वर्णन है। उसके अलावा चरक संहिता में 3 जगहों पे वर्णन है ताम्र का, BDS मतलब ताम्र का प्रयोग है। ठीक है, तो बी से तो ब्राह्म रसायन प्रथम हो गया, इसलिए पहले नंबर पे रखा, कभी आप ब्राह्म रसायन द्वितीय समझ लो। बी पहले ही नंबर पे है तो ब्राह्म रसायन प्रथम में ताम्र धातु का वर्णन है। डी से होती है आपकी दृष्टि प्रदाहवर्ती, एक दृष्टि प्रदाहवर्ती करके आती है। ठीक है, वो उसमें भी ताम्र का प्रयोग है। एक आता है आपका सिद्म लेप, कुष्ठ है ना सिद्म, ठीक है, उसमें। ठीक है, सिद्म लेप, BDS हो गया, ब्राह्म रसायन प्रथम, दृष्टि प्रदावर्ती और सिद्म लेप, इनमें ताम्र का वर्णन है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, यशद का प्रयोग रात्रि स्वेद की चिकित्सा में किया जाता है। रात को पसीना वैसे तो यशद का प्रयोग करते हैं, जिंक का। परवाल भस्म जो है कोरल से जो मिलती है, परवाल की भस्म बनाओ तो सफेद रंग की बनती है, परवाल की पिष्टी बनाओ तो गुलाबी रंग की बनती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलिए। शिवलिंग के निर्माण की बात आ रखी, तो शिवलिंग का निर्माण स्फटिक से किया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट पहले भी कई बार आ चुका है। सगंध मूर्छना जो होती है, यानी पारद में गंधक के साथ जो करी जाएगी, गंधक होना चाहिए, वो निरापद और व्यापक मानी गई, ज़्यादा यूज होती है। ठीक है, और इसीलिए निर्गंध के तो योग भी बहुत कम है। जब हम वहाँ आपको पढ़ा रहे थे तो रस कर्पूर, रस पुष्प, ठीक है, टोटल की कुल मिला के 3 तो मिले ही थे, ज़्यादा होते भी नहीं, तो ज़्यादा तो गंध वाले ही होते हैं, इसलिए क्योंकि निरापद व्यापक है। सगंध मूर्छना जो है प्रथम और मौलिक कल्पना है। ठीक है, पारद और गंधक की, पारद का सबसे ज़्यादा और सबसे बेसिक कॉम्बिनेशन जो है गंधक के साथ है, जो कजली बना देते हैं पारद गंधक मिला के, तो वही सबसे प्रथम है, सबसे मौलिक कल्पना है। परपटी, परपट, परपटी और परपटिका, ये उत्तरोत्तर लघुता के सूचक है, जिसमें जितनी मात्रा बढ़ती जा रही है उतना लघुता होता जा रहा है। ठीक है, परपट सबसे गुरु है, परपटी और लघु, और ये बिल्कुल लघु। परपटी जो है उसका जो खर पाक है, ठीक है, मृदु पाक, मध्यम पाक और खर पाक, ऐसे 3 पाक होते हैं। ठीक है, खर पाक से कज्जली जो होती है वो रस सिंदूर में चेंज हो जाती है। ठीक है, जो यूज होता है वो मृदु और मध्यम पाक जनरली यूज होते हैं, एक चुनना हो तो मध्यम पाक। ये है परपटी के संदर्भ में, जब हम आपको डिटेल कराएंगे आपके नोट्स में तो पढ़ाएंगे।
परपटे की सामान्य मात्रा जो है 1 से 2 रत्ती होती है। परपटी का एक पूरा कल्प चलाया जाता है, ठीक है, एक पूरा चक्र या एक पूरा मंडल बोलते हैं उसको, 40 दिनों का ये पूरा कल्प चलता है। प्रयोग ग्रहणी रोग में स्पेशली चलता है, तो ये 40 दिन इसमें लगते हैं। अगर हम तांबुल पत्र के साथ पारद का सेवन करें तो हमें फायदा होगा कि उससे विडबंध कभी नहीं होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलिए। पारद सेवन काल में बड़ी कटेरी, बिल्व, उबटन, स्नान, कांस्य पात्र में भोजन, ये सब निषेध है, इनको कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, इनको यूज नहीं करना है। ठीक है, पारद के 25 बंद बताए गए थे। 26वां बंद कुछ आचार्य जलूका बंद मानते थे, जलूका आकार के बेसिस पे नाम किया गया था। स्त्री द्रावण हेतु प्रयुक्त थी ये। इसमें अविदुग्ध, भेड़ के दुग्ध की जो है भावना दी जाती थी। ये जलूका बंद बताते वक्त भी बता दिया था। ठीक है, और रस चिकित्सा को देवी चिकित्सा भी कहा जाता है। ठीक है, देवी चिकित्सा। चरक संहिता में जो रस शब्द आया है उसका वर्णन चिकित्सा स्थान कुष्ठ वाले चैप्टर में आ रखा है, बाकी जगह रसोत्तम वगैरह शब्द भी आ रखा है। ठीक है, पारद शब्द नहीं आता है चरक में कहीं भी। पारद शब्द जो है सबसे पहले सुश्रुत संहिता में आया है, नीचे इन्होंने मेंशन किया नेक्स्ट पॉइंट पे। ये देखो यहाँ पे कि पारद शब्द का सर्वप्रथम वर्णन जो है सुश्रुत चिकित्सा 25 में यहाँ पे आया हुआ है। बाह्य प्रयोग है, वहाँ पे भी इंटरनल यूज नहीं है। चरक में तो पारद वर्ड ही नहीं है, रस, रसोत्तम ये वर्ड है। सुश्रुत जी ने जो है सर्वप्रथम जो है हरताल का और फिनास्म का वर्णन किया। तो हरताल फिनास्म का वर्णन सर्वप्रथम किसने किया? सुश्रुत ने किया है। कहाँ किया उन्होंने? विष के अंतर्गत किया, धातु विष। ठीक है, विष के अधिष्ठान में एक अधिष्ठान होता है धातु, धातु विष। तो धातु विष उन्होंने 2 मान रखे हैं, हरताल फिनास्म चे द्वे धातु विषे। ठीक है, 2 धातु विष होते हैं, हरताल और फिनास्म। अंजन का इन्होंने इंटरनल यूज शुरू किया है सुश्रुत जी ने। ठीक है, फिर आप देखो धातु भस्म निर्माण का प्रथमतः वर्णन अष्टांग संग्रह में आया है। ठीक है, वो अस्कृति से काम चला रहे थे चरक सुश्रुत लोग, धातु भस्म एग्जैक्टली नहीं थी। अष्टांग संग्रह से धातु भस्म का वर्णन शुरू हुआ। बाकी लोहोपाक, स्थालीपाक, ये 2 विधियां भी संग्रहकार ने दी है। ठीक है, अष्टांग संग्रह में भी पारद और गंधक जो है उनका केवल बाह्य प्रयोग ही जो है वो वर्णित है, एक्सटर्नल यूज है। ठीक है, यसद को काल निर्णायक धातु माना जाता है। ठीक है, यसद जो है जिंक को यसद कहते हैं। ठीक है, काल निर्णायक क्यों माना जाता है? क्योंकि एक टाइम पीरियड था जब जिंक को एक्सट्रैक्ट किया गया था। ठीक है, उससे पहले जिंक नहीं, जिंक ऐसा, जिंक को एक्सट्रैक्ट करना मतलब कोई मजाक का काम नहीं, बड़ी पेक्यूलियर साइंस चाहिए जिंक को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, तो एक टाइम पीरियड है ना, मतलब इससे पहले जिंक एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते थे लोग, फिर लोगों ने करना शुरू किया, तो वो टाइम इसलिए काल निर्णायक धातु है। और अगर आप इसकी हिस्ट्री देखोगे तो आपको गर्व होगा कि इंडियन लोग जो आपके एंसेस्टर्स थे, हम लोगों के जो एंसेस्टर थे, वो कितने ब्रिलियंट माइंडेड और इंटेलिजेंट लोग थे। कई सालों तक, सैकड़ों सालों तक, सदियों तक जो है ये जिंक एक्सट्रैक्ट करना किसी को आ ही नहीं पाया था, केवल इंडिया के लोग जानते थे। ठीक है, तो अब देख लो, आप यूं ही देख लो, जो जो लोग मेटल्स को चिकित्सा में यूज कर सकते हैं तो वो मेटल्स को बाकी जगह तो यूज करते ही होंगे। जब वो, क्योंकि चिकित्सा में अगर किसी चीज को यूज करने के लिए उसका बहुत बारीक नॉलेज चाहिए। तो काल निर्णायक धातु है। ताम्र जो है उसको सबसे प्राचीन धातु जो है माना जाता है। रस शास्त्रीय जो योग है उनका निर्देश जो है दोष दूषियों के अनुसार न करके रोगानुसार किया गया है, मगर भाव प्रकाश ने रस योगों का दोष दूषियों से भी संबंध स्थापित किया है। रसशास्त्र की खासी बात होती है कि दोष दूषियों पर इतना ध्यान न देके डायरेक्ट काम करता है, क्षिप्रम आरोग्य दायित्व। ठीक है, और भाव प्रकाश लेकिन ऐसा किया। नेक्स्ट पे चलिए आप। अभ्रक का उल्लेख जो है संहिताओं में नहीं मिलता है। इसका प्रथम वर्णन जो है वो न्याय दर्शन में है। सर्वाधिक अभ्रक जो है गिरिडीह की कोरडमा जो खान है वहां से मिलता है। अच्छा जी, रस रत्न समुच्चय, रस वाग्भट की जो बुक है 13वीं शताब्दी की, जमीन के एक हस्त नीचे से अभ्रक ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है। अभ्रक के जो भेद है उनमें कृष्ण वज्र अभ्रक जो है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। स्वर्ण सेवन काल में जो एकमात्र अपथ्य बताया गया वो बिल्व फल है, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। अगर अशुद्ध लोह का सेवन किया जाता है तो उसे अष्टमहागध, ठीक है, अशोगुरा वाव कुप्र ऐसे करके आपको याद कराया करते हैं हम लोग, अष्टमहागध, वो उनकी उत्पत्ति हो जाती है। अमृतीकरण जो है उससे गुण की वृद्धि तो हो जाती है लेकिन वर्ण की हानि हो जाती है। ठीक है, वर्ण की, कलर उसका चला जाता है। ठीक है, फिर लोहितीकरण वगैरह कर सकते हो, कलर वापस चाहिए तो, बाकी गुण बढ़िया हो जाते हैं। हीरे के अभाव में वैक्रांत का यूज कर सकते हो। ये हम द्रव्य गुण में पढ़ा था कि हीरे का प्रतिनिधि द्रव्य के रूप में वैक्रांत का यूज होता है। बाकी इसीलिए वैक्रांत को शूद्र कुलिश, जीर्ण वज्रक, चूर्ण वज्रक, कुवज्रक जो हीरे को रिप्रेजेंट करता है, वज्र हीरा है। ठीक है, तो ये चूर्ण वज्रक, कुवज्रक, जीर्ण वज्रक ये इसके नाम होते हैं वैक्रांत के। रस तरंगिणी जो है उसमें माक्षिक का वर्णन उपधातु के अंतर्गत किया गया है।
अभी पीछे आपको सारंगधर पढ़ा रहे थे, तो सारंगधर का तो खूब पूछा जाता है कि सारंगधर आचार्य ने रस शास्त्र में जो है 7 धातु और 7 उपधातु बताइए। ठीक है ना। सोना चांदी तांबा लोहा नाग वंग पीतल ये धातुएं थी, बाकी बची थी उपधातु, तो उपधातुओं में उनकी में माक्षी का नाम आया था। ठीक है, तो इनमें भी है रस तरंगिणी में। ठीक है, ये फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, भूनाग सत्वपातन वाले पे। ये भी बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि भूनाग जो है उसके सत्वपातन से और मयूर पिच जो है उनके सत्वपातन से, दोनों से ही कॉपर ताम्र की प्राप्ति होती है। ठीक है, जहां नाग और वंग मिलते हैं उसी जगह पे कॉमनली जो है चपल भी मिला करता। ठीक है, अच्छा जी। अब रक्त है, दुग्ध है, पित्त है, अंडा है, राई है, गाजर है, लहसुन है, इनमें जो है गंधक पाया जाता है। ठीक, इनमें गंधक पाया जाता है। चुल्ली का लवण कहाँ कहाँ जो है किस किस से मिलता है? चुल्ली का लवण जिसको नवसादर नौसादर भी बोलते हैं, तो उष्ट्र के मल से, उष्ट्र के मूत्र से, मानव के मूत्र से, करीर और पीलू वृक्ष की राख से, इनसे नवसादर चुल्ली का लवण मिलता है। ठीक है, एक अग्निजार है जो संदिग्ध द्रव्य है, इस साधारण रस के अंतर्गत हम इसको पढ़ा करते थे, याद है? साधारण कपिल और गौरी ने सादर पर्दा जार को दिए, मुर्दे भी हिल गए, ऐसा करके हम याद करते थे। तो उसमें जार अग्निजार था। तो अग्निजार को रस रत्न समुच्चय ने कहा है कि ये अग्नि नक्र नाम का एक समुद्री जंतु है। अग्नि वक्र नहीं, अग्नि नक्र ही इसका नाम है। अग्नि नक्र नामक एक समुद्री जंतु है, उसका जो प्लेसेंटा है, उसका जरायु जो है वो अग्निजार होता है। अच्छा, रस रत्न समुच्चय में जो मुर्दा शंख है, मृदार श्रृंग जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसको शीशक सत्व भी कहा जाता है। ठीक है, हम इसको थोड़ा ऐसा याद कर लेते हैं, क्योंकि इसका अगर सत्व निकालो मुर्दा शंख का, मृदार श्रृंग का, तो मुर्दा शंख होता क्या है? पीबीओ, लेड ऑक्साइड, लिथार्ज। ठीक है, तो इसका सत्व क्या निकलेगा? पीबी, जो कि शीशा हो, शीशा या नाग कहते हैं उसको, है ना। तो शीशक सत्व अपने आप ही हो जाएगा। सभी धातुओं का मारण गंधक और माक्षिक से पॉसिबल है, ऐसा लिखा गया है। ठीक है, पारद और अभ्रक के संयोग से ही सृष्टि जन्म और सिद्धि जो है संबंध है। पारद गंधक और पारद और अभ्रक के संयोग से, ऐसा करके बात आती है। नागार्जुन आपको पता है फादर ऑफ हिंदू केमिस्ट्री कहा जाता है इनको, बहुत ही ब्रिलियंट बंदे थे ये। ठीक है, मयूरी विद्या के ज्ञाता, आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो बहुत ख्याति है इनकी, नागार्जुन की। मयूरी विद्या के ज्ञाता थे ये। और फिर देखो, चरक में धातुओं के सूक्ष्म चूर्ण को रजस शब्द से कहा गया है। रज माने वही चूर्ण, धूल ऐसा होता है। अष्टांग हृदय में चिकित्सार्थ एक तैल बनाया गया है, काशी सादी तैल। उस काशी सादी तैल के रेफरेंस में अभ्रक का जो है वर्णन मिला करता है। अभ्रक भस्म का सबसे प्रधान लक्षण होता है निश्चंद्र होना। ठीक है, और एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन आता है, यहाँ इन्होंने नहीं दिखा है। अभ्रक भस्म अगर चंद्रिका युक्त है तो, है ना, पीछे, हाँ याद है, पीछे आप व्याघ्र रोमवत मृत्यु कौन सी करती है? तो चंद्रिका युक्त अभ्रक भस्म है, वो बाघ के रोए जो होते हैं वैसे मृत्यु, मतलब उसके समान घातक है वो, अगर चंद्रिका युक्त होती है तो। निश्चंद्र होना उसका प्रधान लक्षण होता है। हीरा और चपल जो है दोनों को षड्रस कहा गया है। हीरा षड्रस होता है, चपल एक्चुअल में षड अस्त्र होता है। अभी पीछे भी बात हुई थी कि चपल का जो एक्चुअल रस है वो तिक्त उष्ण मधुर है, वो तिक्त रस उष्ण वीर्य और मधुर विपाक हुआ करता है, ना कि षड्रस। षड अस्त्र होता है, 6 धारी वाला। हाँ, वैक्रांत जरूर षड्रस होता है। ये बात हो चुकी है हमारे पीछे। हिंगुल का डिसोसिएशन पॉइंट जो है वो 620 डिग्री सेल्सियस है। पारद के लिए ऐसा कहा जाता है, पारद के साथ जो करोगे ये आपको उसका अपोजिट देगा। पारद को अगर आप मूर्छित कर दोगे तो मूर्छितवा हरति ही रुजम, रुजा मतलब रोगों को दूर कर देगा, पीड़ा को दूर कर देगा। तो मूर्छा इटसेल्फ एक रोग है। ठीक है, तो मूर्छित कर दोगे तो मूर्छा जैसे रोगों को दूर कर देगा। ठीक, अमरी करोति ही मृतम, अगर पारद को आपने मृत कर लिया, ठीक है, तो ये अमर कर देगा आपको। और पारद को अगर आपने बंधन कर लिया, पारद के बंधन में अगर आप सफल हो गए, ठीक है, तो ये आपको खुले आसमान में उड़ने की ताकत दे देगा। ठीक है, तो आकाश में उड़ने की ताकत यानी खेचर गति दे देगा। अगर आपने इसको बांध लिया तो ये आपको उड़ने देगा, आपने इसको मार दिया तो ये आपको अमर कर देगा, अगर आपने इसको मूर्छित कर दिया तो आपके रोगों को दूर कर देगा। ठीक है, तो ये इसका पारद का कंसेप्ट है। और क्या पढ़ा था? ठीक है, रसार्णव बुक का बात है जो मैंने बताई आपको, रसार्णव पार्वती परमेश्वर संवाद भैरवानंद 12वीं शताब्दी की बुक जो है। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलिए आप। नेक्स्ट पॉइंट आ रखा है, रस के ध्यान मात्र से ब्रह्म हत्या के पाप से जो है मुक्ति हो जाती है। ठीक है, रस मतलब आप अब कभी देखना आर्कियोलॉजी वगैरह की बातें, आप देख के हैरान रह जाओगे कि हम लोगों के जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने किस हद तक
साइंस को डेवलप किया था है। इतने ज़बरदस्त, अभी तो बहुत कुछ तो इंडिया का डिस्ट्रॉय हो गया, जो बचे हुए भी टेम्पल वेम्पल है उनकी कंस्ट्रक्शंस की आर्कियोलॉजी आप देखोगे तो गजब उन्होंने स्टडी की थी। और स्पेशली जो है पारद से जो ये शिवलिंग वगैरह बना के और जो इन्होंने पूजा वगैरह की कुछ ये टेक्निक्स निकाली थी तो गजब की है, ध्यान वगैरह लगाने के लिए ऐसी चीज़ें उन्होंने बनाई है खूब। ठीक है, पारद के बारे में एक बात और है, सूत का दर्शन मात्र अगर किया जाए तो 100 अश्वमेघ यज्ञ के फल और सहस्त्र स्वर्ण देने के बराबर फलदायक है। ठीक, मतलब ये है कि मतलब वो अगर हम पारद से बना लें कोई भी शिवलिंग वगैरह और से, तो वो इतना पावरफुल होता है कि आपका ध्यान वगैरह लगेगा, आप मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाओगे, तो फिर अपने आप ही वो 100 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर जो बंदा मोक्ष पा गया जो, तो अपने उससे बड़ा क्या दुनिया में। पंचविध पारद पूजा जो है, पीछे याद है आपको, पीछे आई थी तो BSD सर्व ध्यान करते हैं ऐसा करके आपको याद कराया था। ठीक है, और भक्षण स्पर्श दान है ना, सर्वोपचार ध्यान ऐसे उसमें थी। दर्शन जो था वो उसमें नहीं माना गया था पूजा में, पंचविध पूजा में, तो वो महापातक नाशनी जो है मानी गई, पीछे करवा चुका हूँ। पारद का भक्षण जो है पूर्व जन्मकृत पापनाशक माना गया है। पारद और गंधक की जो पिष्टि है उससे शिवलिंग का अगर लेप लगा दिया जाए तो पूर्व जन्मकृत संपूर्ण पापनाशक माना गया है। पारद की अगर निंदा की जाए तो उसको घोर नरक की प्राप्ति मानी गई है। अब ये चीज़ें है ना, इनको सच ऐसे नहीं लेना चाहिए कि मैं निंदा कर दूंगा तो मेरे को घोर नरक मिल जाएगा। ठीक है, पारद की निंदा से घोर नरक की प्राप्ति का मतलब ये है कि पारद एक वन ऑफ द इजीएस्ट वे है कि आप अपनी जिंदगी को बहुत स्वर्ग की तरह अच्छा बना सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो मैं कहूँ कि जो नहीं पढ़ेगा उसको वो तो नरक में जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई नरक है और वो नरक मतलब कि नहीं पढ़ेगा तो यूं ही उसको ठोकरे खाता घूमेगा, बेरोजगार रहेगा, कोई काम धाम नहीं कर पाएगा, तो नरक के समान ही जीवन हो जाएगा नहीं पढ़ेगा तो वो बात है कि अगर पारद की निंदा करोगे तो मतलब आप उसको यूज नहीं करोगे तो उसके बेनिफिट से वंचित रह जाओगे। ठीक है, जो यूज करेगा वो पा जाएगा वो, और उसका कोई मतलब नहीं। पारद का शोधन और मारण जो है रोगी को करके रोगी को देने पर तुलादान और अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। श्वेत द्वीप का संबंध गंधक से है। पॉइंट्स हैं कुछ, आप मेमोराइज कर लो इनको। फिर क्या रखा है, गृध्र अक्षी तुल्यम कुरुते अक्षी, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, गंधक सेवन का फल है ये। काष्ट औषध नाग में विलीन हो जाती है, नाग वंग में, वंग तांबे में, तांबा जो है चांदी में, चांदी जो है सोने में, सोना जो है पारद में लीन हो जाता है। आपको याद ही है सीक्वेंस, सोना चांदी तांबा लोहा नाग वंग। ठीक है, ऐसे तो याद है। ठीक है, सोना चांदी तांबा लोहा, ठीक है, नाग वंग की बजाय वंग नाग याद करना आप, क्योंकि सीक्वेंस यहाँ थोड़ा गड़बड़। काष्ट औष दिया नाग में जाएगी, नाग वंग में जाएगा, और फिर तांबा चांदी लोहा, तांबा चांदी, चांदी से सोना, सोने से पारद। पारद के साथ एक रीति अभ्रक को जारण करने का फल जो है अश्वमेघ यज्ञ के समान होता है। मतलब उसका मतलब ये केवल ये है कि ये बहुत बढ़िया स्टेप्स हैं, अगर आप इनको कर लेते हो तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, एक्सट्रीमली बेनिफिशियल है। ठीक है, भस्मित अथवा जारित पारद का रोगियों को देना वो सबसे बड़ा दान है। पारद 1 योजन की दूरी तक स्त्री का पीछा करता है। हिंगुल दरद देश से और पातना यंत्र से निकाली जाती है। पत्राभ्रक को कालकुट विष के समान माना गया है। ठीक है, और स्वर्ण का उपधातु जो है वो माक्षिक माना गया है। ठीक है, उपधातु कह लो, स्वर्ण का स्वर्ण माक्षिक नहीं, रिप्रेजेंटेटिव ऐसे ले लिया करते हैं। शिव पार्वती का संवाद रसार्णव में है, ये तो कई बार नाम आ चुका है, अभी भी कई बार आ गया पीछे। भैरवानंद योगी 12वीं शताब्दी का रसार्णव शिव पार्वती संवादात्मक बुक है। रस तरंगिणी सदानंद शर्मा की है, आपको खूब याद कराया जब आपको हिस्ट्री ऑफ रस शास्त्र कराई है, यहाँ भी हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा में भी बहुत प्यारे तरीके से याद करें कि रस की तरंगे सदा आनंद देती है, और सदा आनंद देती है मतलब सदा ही देगी, 24 के 24 घंटे देगी, तो 24 तरंगे उठती रहती, 24 के 24 घंटे आनंद मिलता है। सदानंद शर्मा जी की बुक है, 20वीं शताब्दी की है, 20वीं शताब्दी तक वो 20 ही यंत्र बना पाए थे, तो 20वीं शताब्दी की बुक है, 20 यंत्रों का वर्णन है, 24 तरंगे हैं, सदानंद शर्मा जी की। पारद द्वारा मोक्ष प्राप्ति का वर्णन रसेश्वर दर्शन में मिलता है, तो दर्शनों में ऐसी बातें होती है, तो पारद द्वारा मोक्ष प्राप्ति का वर्णन रसेश्वर दर्शन में आप याद कर सकते हो। हिंगुल से रस सिंदूर का निर्माण ये किसने बताया, तो सिद्ध वैसज्य मणिमाला है। ठीक है, और मणियों के गुच्छे चैप्टर का नाम, इसमें गुच्छ होता है, 5 गुच्छ इसमें होते हैं, तो हिंगुल से रस सिंधु निर्माण उन्होंने लिखा है। एक बुक है जिसका नाम है रसेंद्र चिंतामणि। ठीक है, उन्होंने एक अनुवासन संस्कार जो है वो 19वें नंबर पे पारद के संस्कारों में बता रखा है। पारद के एंटीडोट देख लो अब। ठीक है, कुकुट अंडत्वक, कुष्मांड स्वरस और कदली फल, ये पारद के एंटीडोट है। फिर एक वटी का नाम आया जिसका नाम है सप्तशाली वटी।
हम याद रखते हैं सप्तसालियाँ अपनी बातों से फिर गई। सप्तसाली वटी मतलब फिर गई, मतलब फिरंग में यूज करते हैं, बहुत कॉमन है। भाव प्रकाश मैंने फिरंग की चिकित्सा में इसका यूज बताया, खूब मिलेगा आपको। सप्तसाली वटी कहाँ यूज होती है, तो फिरंग की चिकित्सा में यूज होती है। और इसके कंटेंट की बात करें तो इसके कंटेंट में पारद, खदीर, अकरकरा और मधु। पारद, खदीर, अकरकरा एंड मधु, ये 4 चीज़ें जो है इसकी कंटेंट में है। पारद, खदीर, अकरकरा और मधु, ठीक है। तो इसमें कोई गंधक नहीं है, आप देख सकते हो, ठीक है, निर्गंध है। और कोई इसमें खरल में बनता है इनको, पारद, खदीर, अकरकरा, मधु। मुझे एग्जैक्ट इनकी क्वांटिटी याद नहीं है, ठीक है, लेकिन समभाग तो नहीं है ये, थोड़ा थोड़ा। ये पारद और खदीर शायद एक टंक पारद रहता है, एक टंक खदीर है, 2 टंक अकरकरा, 3 मधु, ऐसा है, ठीक है। पारद का तो 1 टंक शोरूम है। इसको लेके खरल में रगड़ते हैं इनको, तो अग्नि वग्नि नहीं देते, खरल में रगड़ते हैं, तो इसलिए निरअग्नि है, गंधक इसमें है नहीं, तो निर्गंध है और फिरंग की चिकित्सा में यूज होती है। पारद सेवन काल में विबंध होने पर हमें हरितकी और पीपली का सेवन करना चाहिए। पारद सेवन काल में अपथ्य में एक शोभांजन भी आता है। मकर ध्वज जो है वो कजली बंद का उदाहरण है, पारद गंधक रहता है उसमें, तो कजली बनाते फिर स्वर्ण भी डाला जाता है, पारद गंधक स्वर्ण ये इसके कंटेंट होते हैं मकर ध्वज के। वात कुलांतक रस जो है उसका अनुपान जो है ब्राह्मी होता है। रस माणिक्य कूपी पक्व रसायन के अंतर्गत आता है, तो ये सब आपको पढ़ाया ही है। और आगे आपके जो टेक्स्ट बुक भी पढ़ाएंगे, आपके जो नोट्स हैं उनमें भी आपको ये सब चीज़ें डिटेल से कराएंगे। रस रत्न समुच्चय में ताम्र परपटी जो है उसको कुष्ठांत परपटी भी कहा गया है। रस रत्न समुच्चय में ताम्र परपटी को कुष्ठांत परपटी कहते हैं, कुष्ठ में ही काम भी आती है। आपको ये सब मैंने कराई है पीछे, कैसे याद रखना है और क्या क्या कंटेंट याद रखने हैं, ठीक है। तब ये क्या नाम है इसका, योग रत्नाकर ने इसको उसमें बताया था, काश में। काश योगी पीजी में ताउम्र टीवी देखते, तो पीजी टीवी पारद गंधक ताम्र वत्सनाभ ऐसा करके याद कराया था, पीछे जाके देख लेना परपटी वाले में। स्वर्ण माक्षिक भस्म को मोजेक गोल्ड भी कह देते हैं, ठीक है। फूल्स गोल्ड कहा जाता है वैसे स्वर्ण माक्षिक को, कॉपर पाइराइट को। नवायस लोहो और सप्तमृत लोहो, ठीक है, इन दोनों का ही अनुपान जो है मधु और घृत है। नेक्स्ट पे चलिए, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। भाव प्रकाश में कांस्य कपूर का वर्णन विषम ज्वर के संदर्भ में आ रखा है। कांस्य कपूर का वर्णन, अभ्रक का सत्व लोहा निकलता है, ठीक है, बात पीछे भी कई बार आ चुकी है, याद रखना जरूर। शस्यक जो है, अभ्रक का तो लंबा चौड़ा फॉर्मूला है लेकिन आयरन रहता है उसमें। शस्यक का तो सिंपल सा फॉर्मूला है और पूछा भी जाता है। शस्यक का से बना कॉपर, और शस्यक का सय से बना सल्फेट, तो ये कॉपर सल्फेट CuSO4 7H2SO हम याद रखते हैं इसको, ब्लू विट्रियोल ये होता है, तो इससे क्या निकलेगा, कॉपर ही निकलेगा, तो ताम्र इसका सत्व है। सत्व मतलब एक्सट्रैक्ट, ताम्र निकलेगा। सूत शेखर रस बड़ा फेमस होता है, अम्ल पित्त की चिकित्सा में आपने खूब दिया भी होगा सूत शेखर रस, इसमें वैक्रांत भस्म होती है, ठीक है। सूत शेखर रस में वैक्रांत भस्म मेरी नज़र में तो नहीं होती है, सूत शेखर रस में वैक्रांत भस्म। खैर ज़्यादा तो मुझे ये याद है कि अम्लपित्त चिकित्सा में सूत शेखर रस दिया जाता है, और बाकी तो इसमें ये तो हैं कई सारे द्रव्य हैं इसके अंदर, ठीक है, लेकिन वैक्रांत भस्म का मैं श्योर नहीं, मुझे लगता नहीं वैक्रांत है उसके अंदर। सूत शेखर जो योग रत्नाकर वाला जो है उसमें तो पारद है, गंधक है, ठीक है, स्वर्ण भी है, वत्सनाभ भी है, टंकण भी है, ताम्र भस्म भी है, शंख भस्म भी है, लेकिन वैक्रांत नहीं है उसमें जो योग रत्नाकर का है। बाकी किसी और का तो देखने वाली बात है, फिलहाल के लिए आप चलो चलते हैं आगे। माक्षिक सेवन में जो आपथ्य है उसमें कुलथ कपोत है, ठीक है, कुलथ कपोत काकमाची लिया करते हैं हम। रस शास्त्र में परिभाषा प्रकरण जो है, जो डेफिनेशंस है ना, डिफरेंट हमने भी स्टार्टिंग में डेफिनेशंस आपको कराएंगे नोट्स में, तो वो आचार्य सोमदेव वाली जो बुक है, ठीक है, उससे ली जाती है, ठीक है, उनका जो है सबसे वो माना जाता है मेन, ठीक है। स्वर्ण सेवन काल में केवल एक ही अपथ्य बताया गया है और वो है बिल्वफल, ये बात जस्ट पहले भी आ चुकी है। अशुद्ध लोह सेवन से अष्ट महागत की उत्पत्ति हुई, ये बात भी पहले आ चुका है पॉइंट।
रस कार्य के लिए शस्त्रों पर सान चढ़ाने से प्राप्त तीक्ष्ण लोह पुराने शस्त्र के लोह का प्रयोग किया जाता है। अच्छा जी, रस कार्य के लिए हम नया लोहा लेने की बजाय पुराना लोहा लें, और पुराना लोहा हमको कहाँ मिलेगा, मतलब जहाँ पे ये ना शस्त्र वस्त्र पे सान वान चढ़ती है वहाँ पुराना लोहा बच जाता है थोड़ा बहुत, और पुराने शस्त्र कोई है टूटा फूटा उससे ले लिया, तो पुराना लोहा यूज करने के लिए यहाँ से इसने जगह बताई ले सकते। त्रिविध लोहपाक जो है वो रसेंद्र सार संग्रह का है बेसिकली, ऐसा नहीं केवल इन्होंने ही किया लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में यही रहता है, रसेंद्र सार संग्रह, RSS, रसरत्न समुच्चय नहीं, रसेंद्र सार संग्रह, गोपाल कृष्ण भट्ट वाली। लोह किट जो है, मंडूर जो है वो आबादी रहित क्षेत्र से ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपको पुराना मिलेगा, जहाँ पे पहले आबादी कभी थी और फिर छोड़ गई, इस तरह की जगहों पे मिल सकता है, तो वहाँ से लेना चाहिए इसको। 100 साल, आपको याद है पीछे पढ़ा रहे थे, 100 साल पुराना जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और 60 साल से नीचे वाला तो जहर के समान है, लेना ही नहीं चाहिए। वंग भस्म निर्माण के लिए सर्वप्रथमतः जो है जारण करते हैं, उसके बाद मारण किया जाता है। यसद का वर्णन देखो, यसद एक काल निर्णायक धातु थी, ऊपर बात आई थी, तो आयुर्वेदीय ग्रंथों में कहाँ कहाँ इसका वर्णन है। मदनपाल निघंटु 14वीं शताब्दी का होता है, राजा मदनपाल का लिखा हुआ, यसद नाम से जो है वर्णित है उसमें। रसार्णव में जो है खरपर सत्व नाम से, भैरव का खप्पर, ऐसा याद रख सकते हो। आयुर्वेद प्रकाश में जो है पहला है रसगंज, जिसमें यसद नाम से वर्णित है। ताम्र, नाग और वंग ये भस्म जो है उष्ण होती है, बाकी सभी भस्म जो है शीतवीर्य है। ठीक है। पीतल के पात्रों में खट्टे पदार्थ रख के नहीं खाने चाहिए, निषेध है। कांसे के बर्तन में जो है घी नहीं रखना चाहिए। तृणकांत और संज्ञेय मूसा जो है, ये सब उपरतन वगैरह की बात आ रखी है। ये वानस्पतिक द्रव्य है। मुक्ता और प्रवाल ये दोनों जो है प्राणिज रत्न है, शेष सभी जो है खनिज है, मिनरल वाले हैं। मुक्ता और प्रवाल को छोड़ के बाकी रत्नों पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब टाइम के साथ वो वैसे ही होते हैं। मोती थोड़ा पीला पीला सा नहीं पड़ जाता, बाकी तो जैसे वैसे ही रहते हैं रत्न, चमकते हुए एकदम। गोमेद जो होता है रत्नों में, गोमेद जो है वो उष्णवीर्य है, बाकी सारे रत्न जो है प्राय शीतवीर्य होते हैं। माणिक्य धारण जो है वो श्रावण मास में जन्मे व्यक्ति को ही करना चाहिए। तारक्ष्य जो है नेत्रों के लिए हितकर होता है, लेकिन सर्प की दृष्टि के लिए अच्छा नहीं होता, सर्प की दृष्टि का नाश कर देता है तारक्ष्य। तारक्ष्य को है ना पन्ना भी बोलते हैं, और पन्ना से हम पन्नग याद रख सकते हैं, पन्नग जो है वो सांप का पर्याय होता है, तो पन्नग के लिए बेकार है पन्ना। धुति पर वायु व सूर्य का प्रभाव नहीं पड़ता है। पुखराज को गर्म करे तो उसका रंग उड़ जाता है, ठीक है, पीले रंग का रहता है पुखराज। गोमेद में अणुधर्मिता गुण पाया जाता है, ज़्यादा डिटेल इसके बारे में नहीं है, अणुधर्मिता इतना गुण इसमें मिलता है। वैदूर्य को अलेक्जेंडर के राज्य अभिषेक के समय मिला था, इसे अलेक्जेंड्राइट भी कहते हैं। और जहर मोहरा जो है हरिताभ वर्णी मृदु पत्थर होता है, जिस पर हल्की काली धारी पाई जाती है, पानी में डालने पर मिट्टी जैसी सौंधी गंध से आया करती है। समुद्र फेन जो है वो कटल फिश का पृष्ठ भाग होता है। बद्राश्म क्या होता है, क्षुद्र कीड़ों का बदर की गुठली के समान जो है, छोटे छोटे कीड़े जो बेर की गुठली के जैसे बन जाते हैं, वो एनिमल फोसिल है, एक्चुअल में ये एनिमल फोसिल जीवाश्म है। तृणकांत जो है वो प्लांट फोसिल है, फोसिल रेजिन है ये, ठीक है, कहरुआ, कपड़े पर रगड़ने से नींबू जैसी गंध आती है इसमें। बाकी डिटेल में हम आपके नोट्स में इनको ले लेंगे सबको। रस भस्म के सेवन काल में विड़बंद अगर हो जाए तो पीपली और हरितकी का चूर्ण देते हैं, ये बात ये पहले भी बता चुका है। हीरे की भस्म का वर्ण जो है, ठीक है, वैसे श्वेत वर्ण का होता है। भारत में सर्वाधिक तांबा जो है राजस्थान में पाता है। रसार्णव वर्तमान समय में उपलब्ध रस शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है। रसार्णव भैरवानंद वाली बुक है, 12वीं शताब्दी की है, पार्वती परमेश्वर संवादात्मक है, धातुओं की ज्वाला परीक्षा का वर्णन है उसमें, भैरव की भयानक ज्वाला ऐसे करके याद रखते हैं। सुवर्चला स्वरस का प्रयोग गंधक के गंधनाशन के लिए किया जाता है। मक्खी मारने की दवा में संख्या डाला जाता है। हेम सर्वाणी विषाणी आसु ग्रांथ विनेस्ती, स्वर्ण सेवन से सभी विषों का प्रभाव नहीं पड़ता है, स्पेशली गर्विष का। ये चरक आचार्य का कथन है, चरक चिकित्सा 23, जहाँ विष चिकित्सा का वर्णन है, वहाँ पे ये बात है कि शोधन कराओ, है ना, ताम्र वगैरह से वमन करा के, शोधन करा के, फिर उसको साण मात्रा में हेम चूर्ण खिलाओ, 1 साण मात्रा में, तो उसको विषों का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे पदम दले अम्बुवत, जैसे कमल के पत्तों पे पानी नहीं ठहरता, ऐसे उसके शरीर पे हेम से जो आच्छादित शरीर है उस पर वो नहीं ठहरता विष। आवामी, आवामी मतलब वमन ना आता हो, वोमिटिंग ना आए, वो परीक्षण करते हैं स्वर्णमाक्षिक और ताम्रभस्म। कॉपर की वजह से वमन टेंडेंसी बहुत होती है, तो क्योंकि स्वर्णमाक्षी भी क्या है, कॉपर पायराइट, और ताम्र तो ताम्र है। अमृतीकरण करते हैं ताम्र का और अभ्रक का, ये मणियों के नाम है।
ठीक, 8 मणियां, वैक्रांत, सूर्यकांत, हीरक, मोती, चंद्रमा, चंद्रकांत, राजावर्त, पन्ना। रतन की जातियां 3 मान रखी है। ये खनिज रतन है, ये प्राणीज है। प्राणीज में मुक्ता है और प्रवाल है। ठीक है, मोती प्रवाल दोनों जो है ना, वो सीपियां वीपियां हैं, इनसे मोती मिलता है, तो दोनों ये प्राणी से मिले हुए हैं, एनिमल वाले हैं। ये प्लांट से मिले दोनों, तृणकांत और संगेयुसा, इनको छोड़ के बाकी सब मिनरल है। सॉरी, प्राणी प्रवाल और मुक्ता को छोड़कर बाकी खनिज रत्नों पर, जो खनिज वाले मिनरल, वायु, जल और काल का प्रभाव नहीं पड़ता। प्रवाल और मुक्ता काल के प्रभाव से बूढ़े हो जाते हैं। कठोरता का क्रम क्या है? इनकी कठोरता आपने याद करी ही है ऊपर। हीरा तो सबसे ऊपर रहेगा ही, क्योंकि 10 थी। नीली मणियां 9 थी। ठीक है, उसके बाद पन्ना, चंद्रकांत, लाजावर्त, ये आप याद रख सकते हो। लाजावर्त, राजावर्त जो आपको याद रखना हो। सारे रतन जो है प्राय शीत वीर्य वाले होते हैं। ठीक है, मधुर कसाय रस वाले होते हैं, सरगुण वाले होते हैं, पित्त सामक होते हैं, अग्निवर्धक होते हैं, नेत्र रोग करते हैं। गोमेद जो है, ठीक है, ये उष्णवीर्य है। ये बात पहले भी आ चुकी है, यहाँ थोड़ा डिटेल है। रत्नों का मारण देखो, वज्र के अतिरिक्त अन्य रत्नों का मारण मनेशिला, गंधक, हरताल से 8 फुट देकर हो जाता है। वज्र का मारण जो है वो रस सिंदूर, मनेशिला, गंधक से 14 गज फुट देकर करते हैं। सभी रत्नों की पिष्टि गुलाब जल या केवड़ा जल से मर्दित करके बनाई जाती है, सबके सब रत्नों की पिष्टि। ठीक है जी। नर हीरा, नारी हीरा, नपुंसक हीरा। नर हीरा इनमें सबसे श्रेष्ठ होता है। 8 धारी वाला, 8 फलक वाला, 6 कोण वाला और अति भासुर, मतलब बहुत ही ज्यादा चमकीला, एकदम ब्राइट। ठीक है, तो ये नर हीरा है। चिपिटिकाकार और वर्तुल, ये नारी हीरा है। और कुंठित जो है कोण वाला, कुंठित कोण वाला, ये जो है नपुंसक हीरा है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो आप, कुछ प्रमुख अवदान करके भी ये बातें आई है। खेचरी गुटिका का गोरख संहिता में वर्णन है। याद है आपको, बाबा गोरखनाथ जो थे उनके पास हवा में उड़ने की शक्ति थी, तो उससे आप याद रख सकते हो, खेचरी गुटिका का वर्णन उन्होंने किया है। काक बंध्या, जल कर्म रोग, शीतवात, रक्तवात, ये रसरत्न समुच्चय में वर्णित है। ठीक है, और बंध्या के बारे में काफी कुछ डिटेल है रसरत्न समुच्चय के बारे में, इसके वैशिष्ट्य में वो बात हम कर लेंगे। पारद द्वारा मोक्ष प्राप्ति का वर्णन, दर्शनों में मोक्ष प्राप्ति ऐसी बातें रहती तो रसेश्वर दर्शन में है, जहां तक मुझे श्री सायण माधवाचार्य वाली बुक है। अग्नि पर पिंगलाने से धातुओं में आने वाली क्षीणता का वर्णन याज्ञवल्क्य के संहिता में किया है। तो यज्ञ में अग्नि होती है और अग्नि में डालते रहते हैं, कितनी क्षीणता है, तो याज्ञवल्क्य में। त्रिविध पाक, ठीक है, आपका भासपा, भानुपाक, स्थालीपाक, पुटपाक वाला वो ना, वो रसेंद्र सार संग्रह, आरएसएस गोपाल कृष्ण भट्ट की जो बुक है उन्होंने किया है। धातुओं की ज्वाला का वर्णन, ठीक है, वो रसार्णव ने किया। तो भैरव की भयानक ज्वाला, ऐसा करके हम याद रखते हैं। ठीक है, भैरवानंद की बुक थी ये। और कृत्रिम प्रवाल निर्माण विधि सुधाकर जी ने बताई है, रस प्रकाश सुधाकर, यशोधर भट्ट की बुक है ये। आर्क कल्पना का वर्णन सर्वप्रथम सोढल निघंटु है। पंच भद्रगण का वर्णन सारंगधर संहिता में मिलता है। ठीक है, ये हम आपको परिभाषा प्रकरण में आपके नोट्स में करा देंगे सब। सर्वप्रथम रस कर्पूर निर्माण का वर्णन जो है रस प्रकाश सुधाकर में है। पोटली कल्पना, पोटली उठा के रस, ये आरएसएस वाले लोग चलते रहते हैं, अपनी पोटली उठा के चल पड़ते हैं, वॉलंटियर्स होते हैं, ये अपनी पोटली उठाई मदद करने चल पड़ते हैं, तो आरएसएस रसेंद्र सार संग्रह, पोटली कल्पना। सर्वप्रथम स्नेह मूर्छन का वर्णन जो है भैषज्य रत्नावली में मिलता है। ठीक है, आरोग्य वर्धनी का वर्णन मिलता है रसरत्न समुच्चय में। कुष्ठ रोगाधिकार में नागार्जुन योगी के द्वारा बनाई गई ये आरोग्य वर्धनी वटी है। श्वेत परपटी, सप्तमृत लोह, कालमेघ नवायस लोह, इनका वर्णन यादव जी त्रिकम जी ने किया हुआ है, उनकी बुक है रसमृत करके, उसमें है ये। ठीक है, श्वेत परपटी, सप्तमृत लोह, कालमेघ नवायस लोह वर्ण का। ये छलनी के नंबर हैं कुछ। अगर हमें मोटा चूर्ण बनाना हो तो 10 नंबर की छलनी लगेगी। मॉडरेटली कोर्स करना हो तो 22 नंबर की छलनी, मॉडरेटली फाइन करना हो तो 44 नंबर की छलनी, फाइन पाउडर करना हो तो 85 नंबर की छलनी, और वेरी फाइन करना हो तो 120 नंबर। 5 छलनियों के नंबर दे रखे हैं, और भी होते हैं लेकिन इतने आप याद रखो। 10 नंबर की में बहुत ही मोटा चूर्ण होगा और 120 नंबर की में वेरी फाइन है। बीच में ये मॉडरेटली कोर्स, मॉडरेटली फाइन और फाइन का आप याद रखना, ये छलनियों के नंबर। तो इस तरह करके जितना इसमें दिया है ये सब करा दिया है। बाकी आपकी टेक्स्ट बुक भी हम कराते हैं, और वो जो आपके नोट्स हैं वो भी कराएंगे। नोट्स आपके वाले सफिशिएंट हो जाते हैं, तो उससे भी आप देख सकते हो। तो आपका मन था तो ये आपको कंप्लीट करा दिया।